गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और आज का जो टॉपिक है वो है कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो कंट्रोलिंग चैप्टर का ये है पार्ट 2। इससे पहले हमने कंट्रोलिंग के फीचर्स, कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस विद केस स्टडी हम कर चुके हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। एंड ये है हमारे पास पार्ट 2 और फाइनल पार्ट है। तो इसके अंदर हमने बेसिकली क्या देखना है, कंट्रोलिंग का प्रोसेस। देखो, हमें पढ़ा था कि कंट्रोलिंग एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है। कंट्रोलिंग बेसिकली क्या है, कंट्रोलिंग क्या करती है, कंट्रोलिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होती है ना, जो हमने प्लान बनाया था या प्लान्ड परफॉर्मेंस होती है, उसको क्या करती है, मेजर करने का काम करती है। और क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करती है, गलतियां, मींस डेविएशंस। और उन डेविएशंस को क्या अकेला फाइंड आउट करेगी, नहीं, उन डेविएशन को करेक्ट कैसे किया जाए ना, इसके ऊपर भी क्या करती है, प्लानिंग जो अपना हमारा कंट्रोलिंग है वो काम करती है। और फ्यूचर के अंदर ये गलतियां दोबारा ना हो, इसके लिए भी प्लानिंग में वो हमारी क्या करती है, मदद करती है। दैट इज व्हाट कॉल्ड कंट्रोलिंग। ठीक है ना। तो कंट्रोलिंग का एक क्या है, पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस को हमने देखना है कि सबसे पहले कंट्रोलिंग के अंदर देखो आप क्या करोगे। सबसे पहले कंट्रोल करने के लिए किसी भी चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे कि किसके अगेंस्ट आप कंट्रोल करोगे। या देखो, आप सोच के देखो, हम किसी भी बच्चे को या किसी भी बड़े को टारगेट देते हैं, या हम जर्नल लैंग्वेज में भी बोलते हैं कि भाई हमें रिच बनना है, तो किसके लेवल का रिच बनना है, टॉप लेवल के बनना है। कौन है, शायद मुकेश अंबानी की तरह रिच बनना है, या हमें टॉप करना है तो 98% या 90% उस बच्चे के आए थे। तो एक टारगेट सेट किया जाता है, ठीक है ना। तो वो सेट करने के बाद फिर अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। और कहां पर गलती थी, उस गलती को फाइंड आउट करके उसको ठीक करने का काम किया जाएगा। दैट इज व्हाट कॉल्ड कंट्रोलिंग। तो नॉर्मल लाइफ में भी हम ये करते हैं, ठीक है ना। तो कंट्रोलिंग नॉर्मल लाइफ में या हो या कंपनी के अंदर हो, तो वो कैसे शुरू होती है, सबसे पहले वो शुरू होती है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। कि सबसे पहले हम सेट करेंगे क्या, स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि भाई हर व्यक्ति ने एक्चुअल में कितना काम वो कर सकता है, ठीक है ना। तो वो टारगेट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड, इट शुड डिटरमाइन केयरफुली एंड साइंटिफिकली। यानी कि ये जो हमने परफॉर्मेंस सेट करी है ना, ये ऐसे ही नहीं हवा में सेट कर दी कि भाई एक व्यक्ति 100 पीस बना सकता है या एक व्यक्ति 200 पीस बना सकता है, या हमने एक दिन में 100 करोड़ कमाने या 200 करोड़ कमाने, नहीं। ये प्रॉपर केयरफुलनेस के साथ कि पहले क्या किसी ने किया है या नहीं किया है। देखो, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं, नेशनल रिकॉर्ड बनते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, वो एक टारगेट बन जाते हैं, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट हो जाते हैं। उसके हिसाब से लोगों की परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, ठीक है ना। तो जो किया जाएगा वो साइंटिफिकली और केयरफुली किया जाएगा, एक व्यक्ति की ऑन एन एवरेज क्षमता को जानकर किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि कंपनी ने ऐसे ही बोल दिया कि एक एम्प्लॉई है, ये शायद हट्टा कट्टा है, तो शायद ये 500 यूनिट बना लेगा, या दूसरा है वो शायद वीक है तो वो 200 यूनिट बना लेगा। नहीं, ऑन एन एवरेज बेसिस के हिसाब से एक प्रॉपर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा, ठीक है ना। और वो जब वो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट हो जाएंगे ना, उसी के बेसिस के ऊपर एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या किया जाएगा, मेजर किया जाएगा, ठीक है ना। और जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे पास, वो कितने टाइप के होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं क्वांटिटेटिव, एक होते हैं क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स क्या होगी कि कंपनी ने बोला कि एक जो लेबर वाला है ना, जो एक लेबरर है, वो एक दिन में कितने यूनिट्स बना सकता है, 10 यूनिट्स क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, कि हमने क्वांटिटेटिव, जिसको क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं कि भाई 10 यूनिट्स क्या कर दिए, बना दिए, ठीक है ना। और एक क्या होते हैं हमारे पास, क्वालिटेटिव। अब क्वालिटेटिव मतलब क्या हो गया कि भाई जो कंपनी की एफिशिएंसी है ना, वो पिछली बार 20% से अब 40% बढ़नी चाहिए। क्वालिटी के बारे में बताएंगे कि भाई क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये जो प्रोडक्ट है ना, इसकी क्वालिटी पिछले वाले की क्वालिटी, या इसकी क्वालिटी ए ग्रेड या बी ग्रेड या सी ग्रेड, ग्रेड्स में बांट दिया तो A+ ग्रेड की होनी चाहिए, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स में हमने क्या सेट कर दिया कि कितने यूनिट्स तैयार होंगे, और क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स में हमने क्या सेट कर दिया कि उसकी क्वालिटी किस ग्रेड की होगी, कि ए ग्रेड, A+ ग्रेड, A++ ग्रेड, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। और इट इज अ रीजनेबल स्टैंडर्ड एंड मेजरेबल। मतलब एक तो रीजनेबल हो, जेन्युइन हो, ये ना हो कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक व्यक्ति एक दिन में 10 यूनिट भी बनाएगा और क्वालिटी भी उसकी A++++ होगी, ठीक है ना। नहीं, रीजनेबल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, अचीवेबल, कि पॉसिबल तो हो अचीव करना,
ठीक है ना, और लगातार उसको क्या करते रहना, रिवाइज करते रहना टाइम टू टाइम, बिकॉज लोगों की एफिशिएंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, बिजनेस इन्वायरमेंट लगातार बदल रहा है, तो उस हिसाब से हमने अपने स्टैंडर्ड्स भी क्या करते रहने हैं, चेंज करते रहने हैं। तो सबसे पहले कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, यानी कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को क्या करना है, सेट करना है। और कितने टाइप के स्टैंडर्ड सेट करने हैं, दो टाइप के, क्वांटिटेटिव मतलब जो मेजर होते हैं नंबर के अंदर कि हमने सेल्स टारगेट 10% बढ़ाना है या 20% बढ़ाना है, ठीक है ना, इंप्लॉय की जो कॉस्ट का टर्नओवर है उसको 10% कम करना है। और सेकंड क्या आएगा, क्वालिटेटिव, कि भाई जो इंप्लॉइज है ना वो फुल एफिशिएंसी से काम करे, जो प्रोडक्ट है ना वो A++ के रूप में काम करे, ऑर्गेनाइजेशन का गोल इतने टाइम के ऊपर जल्दी से जल्दी अचीव हो जाए, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। और जो स्टैंडर्ड बनाने हैं क्या वो ऐसे ही बना देंगे या एक प्रॉपर जेन्युइन वे में बनाएंगे, जेन्युइन साइंटिफिकली, कि इतनी एफिशिएंसी थी, ऑन एन एवरेज कितने लोग काम कर सकते हैं, ठीक है ना, और मेजरेबल भी हो और अचीवेबल भी हो, और जब भी जरूरत पड़े लगातार उनको क्या करते रहो, स्टैंडर्ड्स को चेंज करते रहो। देखो क्या होता है कि मान लो एक लेबरर ने 10 यूनिट का हमने स्टैंडर्ड रखा, पर जब हमने एक्चुअल में कंट्रोलिंग करी तो हमने उस समय क्या देखा कि भाई एक व्यक्ति नॉर्मली 12 यूनिट्स, कोई 15 यूनिट्स तक बना सकता है, तो स्टैंडर्ड को रिवाइज करने का टाइम आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो कंपनी क्या करती है, अगली बार स्टैंडर्ड को रिवाइज करती है, चेंज करती है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड सेटिंग अप ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो जब एक बार आपके स्टैंडर्ड सेट हो गए तो नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर क्या है, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस, कि भाई आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिए, अब जो लोगों को काम दे रखा था उनको बोलो भाई आप काम करो, तो वो काम कर रहे हैं, अब हम उनकी परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है ना। तो एक्चुअल वर्क डन इज मेजर अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, की जिस हिसाब से पुराने स्टैंडर्ड थे तो हम सबकी एक टेबल के अंदर बना लेंगे या रिटर्न के अंदर लिख लेंगे कि भाई इसने इतनी क्वांटिटी बनाई, इस वर्कर ने इतना बनाया और इतने इतने ग्रेड का बनाया, ठीक है ना। तो ऐसे एक शीट बना लेंगे, वर्कशीट बना लेंगे, या बहुत सारे और तरीके हैं, ठीक है ना, सैंपल्स ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, ठीक है ना। तो उनसे क्या करेंगे, उस परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। देखो अभी और कुछ नहीं किया, सिर्फ अभी मेजर कर रहे हैं परफॉर्मेंस को, ठीक है ना। तो क्वांटिटेटिव एज क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स बोथ आर मेजर और चेक वेदर द स्टैंडर्ड आर एक्यूरेट और परफॉर्मेंस इज बैड, मतलब क्या वो स्टैंडर्ड के हिसाब से काम किया या परफॉर्मेंस सही है या गलत है, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं कि भाई एक व्यक्ति को जितने काम दिया गया था क्या उसने कर दिया या नहीं कर दिया। और टेक्निक फॉर मेजरमेंट क्या होगी, पर्सनल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, सैंपल कर सकते हैं कि भाई देखो 1000 वर्कर है कंपनी के अंदर, तो कंपनी तो 10 20 30 को उठाएगी ना, एक एक के पास तो जा नहीं सकती। या कोई परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो सुपरवाइजर को बोल दिया जाएगा कि भाई हर व्यक्ति की पर डे की परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेकर आओ। या अकाउंटिंग रेशियो कि भाई करंट मतलब जैसे कंपनी ने अपना टारगेट सेट किया था कि भाई हमारा सेल्स जो है वो अगर इतना 20% बढ़ेगा तो प्रॉफिट 2% या 3% बढ़ना भी चाहिए, तो उस हिसाब से आप रेशियोज बनाएंगे। रेशियोज होती है अकाउंटिंग रेशियो जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग रेशियोज ऐसी बना लेंगे और फिर चेक करेंगे क्या 2% हमने प्रॉफिट अचीव किया या 2 से ज्यादा है या कम है, ठीक है ना। तो परफॉर्मेंस को सिर्फ क्या करेंगे, मेजर करेंगे। और किससे मेजर करेंगे, बहुत सारी हमारे पास टेक्निक्स हैं कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन, सैंपल चेकिंग, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, अकाउंटिंग रेशियोज। चलो सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट हो गए, परफॉर्मेंस मेजर होगी। अब थर्ड क्या करेंगे, थर्ड करेंगे हम कंपैरिजन, किसके साथ, अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करें कि भाई जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे ना और जो हमने वो वर्कशीट्स तैयार करी है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करी है, क्या लोग वर्करों ने उस हिसाब से काम किया या नहीं किया। तो नेक्स्ट स्टेप इज कंपेयर एक्चुअल विद प्लान्ड परफॉर्मेंस और फाइंडिंग आउट डेविएशन, गलतियां निकालेंगे कि भाई कहां कहां गलती थी। मतलब कि अगर टारगेट कितने का दिया था, 10 यूनिट पर डे का, बट एक ने कितने बनाए, 8, दूसरे का भी 10 का था बट उसने कितने बनाए, 12, तो सबकी एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट निकालकर हम डेविएशन निकाल देंगे। तो -2 था और ये 2 पॉजिटिव में था, ठीक है ना। तो अभी ये हमने क्या निकाल दिया, डेविएशंस निकाल दी हैं, ठीक है ना। और फाइंड करेंगे कि वो जो डेविएशंस थी क्या वो माइनर थी या मेजर थी, मतलब बहुत उससे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा कंपनी के परफॉर्मेंस को या इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा, या पॉजिटिव थी, जैसे ये क्या थी पॉजिटिव और ये क्या थी नेगेटिव, कि भाई किसी ने ज्यादा बना लिया किसी ने कम बना लिए, ठीक है ना। तो जब हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया स्टैंडर्ड से तो हमारे पास गलतियां निकली। देखो अभी सिर्फ गलतियां आई हैं, गलतियां क्यों हुई है इनको एनालाइज नहीं किया हमने, सिर्फ गलतियां देखी हैं कि भाई हमारे पास ये गलतियां आ गई, ठीक है ना। और डेविएशन किस हिसाब से थी हम देख लेंगे कि ये भाई ये माइनर डेविएशन है,
ठीक है ना। तो इसको हमने रिकॉग्नाइज करना है, और जो इसको हमने रिकॉग्नाइज नहीं करना, और जो मेजर डेविएशन है इसको रिकॉग्नाइज करना है। पॉजिटिव डेविएशन है और नेगेटिव डेविएशन है, इसमें भी कितनी माइनर थी कितनी मेजर थी, इन सभी को हमने क्या कर लिया, निकाल लिया और साइड पे रख लिया। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या यही खत्म होगा? नहीं, अब नेक्स्ट करेंगे हम एनालाइजिंग डेविएशन, कि जो वो गलतियां थी ना, वो गलतियां क्यों हुई, उनके पीछे क्या कारण थे, उनको एनालाइज करेंगे। यानी कि रेंज ऑफ डेविएशन इस्टेब्लिश्ड, मतलब कि कौन सी डेविएशन जो है वो मेजरेबल है, जिसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, और कौन सी डेविएशन है जिनको इग्नोर करना है। तो एक रेंज बना लेंगे, और जो उस रेंज से बाहर होंगी सिर्फ उन्हीं को ही टॉप मैनेजमेंट की उसके ऊपर लाया जाएगा, अदरवाइज बाकी को क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी का टारगेट था कि भाई एक व्यक्ति जो है वो दिन में 100 यूनिट बनाएगा, तो एक ने 99 बनाए, किसी ने 99 बनाए, या किसी ने 98 पॉइंट समथिंग कुछ बना दिए, ठीक है ना। तो इतने कंपनी ने रख लिया कि भाई 3 से 4 यूनिट जिसके कम होंगे उनको तो चल जाएगा, पर जिसके उससे ज्यादा होंगे उनको ही क्या किया जाएगा, टॉप मैनेजमेंट के पास उनकी रिपोर्ट को पेश किया जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी स्कूल्स में भी हमने देखा है कि टीचर क्या करती है, गलतियां निकालती है, तो वो देखती है कि जिस बच्चे के 80% से तो 90% या 80 से 90% के बीच में उसको तो छोड़ दिया जाएगा, 80% से कम है उनको पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो डेविएशन की रेंज फाइंड आउट करनी है हमने, जब हमने डेविएशन को एनालाइज, बिकॉज सभी डेविएशन को आप एनालाइज नहीं कर सकते, आप सिर्फ उन्हीं गलतियों को पकड़ोगे ना जिससे कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। हर गलती को आप पकड़ने लगे ना तो आप एंड में कुछ भी नहीं कंट्रोल कर पाओगे। तो इसलिए एक रेंज बनाई जाती है डेविएशंस की, कौन सी अर्जेंट बेसिस के ऊपर देखनी है, किनको टॉप मैनेजमेंट की नॉलेज पर लाना है, किनको नहीं लाना। और इन डेविएशंस को हम 2 कैटेगरीज में बांट देंगे, वो डेविएशंस जो अर्जेंटली नीड के ऊपर है जिनको टॉप मैनेजमेंट को दिखाना है, और वो जो अभी क्या है, माइनर है, जिनको अभी इतना ध्यान में नहीं रखना है, जिनको सुपरवाइजर लेवल अपने ऊपर देख लेगा, बट कुछ क्या होंगी जिनको अर्जेंटली नीड पे रखना है, ठीक है ना। तो वो डेविएशन, क्योंकि जब आप परफॉर्मेंस मेजर करोगे ना बहुत सारी गलतियां निकलेंगी, पर सिर्फ उन्हीं गलतियों को देखा जाएगा जो अर्जेंटली नीड है, मतलब जिससे एम्प्लॉय कंपनी की परफॉर्मेंस को इंपैक्ट पड़ेगा। अगर उसको नहीं सुधारा गया तो कंपनी नुकसान में भी जा सकती है, ठीक है ना। और जो ये कैटेगरीज थी ना, ये कैसे कंट्रोल करी जाएंगी, यानी कि हमारे पास 2 टेक्निक्स हैं, कैसे इन गलतियों को हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल करना मतलब देखो, डेविएशंस निकाल दी आपने, 2 डेविएशंस बना दी कि भाई ये मतलब आपने 10 गलतियां निकाल दी कि जिसको अर्जेंटली देखना है, और 2 ऐसी हैं जिनको अभी ये माइनर है, इनको अभी देखने की क्या है, ज्यादा जरूरत नहीं है। तो इन जो ये आपकी कैटेगरीज है इनको आप कंट्रोल कैसे करोगे, मतलब कैसे ठीक करोगे इनको, तो उसके लिए आपके पास 2 क्या है, टेक्निक्स है। तो सबसे पहली टेक्निक कौन सी है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। देखो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल टेक्निक आपको क्या बताएगी कि भाई चलो जो भी आपकी नीड थी अर्जेंटली थी, तो सिर्फ उन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करो, की आर ए मतलब की रिजल्ट एरिया, उन्हीं के ऊपर फोकस किया जाए जो बहुत ज्यादा क्या है, क्रिटिकल है एंड अर्जेंट है। मतलब मान लो कंपनी ने एक टारगेट रखा था किसका, 100 यूनिट्स का, बट एक्चुअल में जब परफॉर्मेंस देखी तो कितने बने, सिर्फ और सिर्फ 80 यूनिट्स ही बने। तो गलती थी डेविएशन कितने की थी, 20 यूनिट्स की डेविएशन थी। और अगर इसको ना देखा जाए तो कल को कंपनी को क्या होगा, लॉस होगा, बिकॉज 80 यूनिट्स तक तो कंपनी की कॉस्ट ही निकल रही थी, नेक्स्ट 20 यूनिट कंपनी का क्या था, प्रॉफिट था। तो ये तो अर्जेंट नीड की बात है कि नहीं है अर्जेंट नीड की है, ठीक है ना। तो इसलिए कंपनी ने इसको क्या बोला कि भाई अब इन जो ये डेविएशन है इसको ठीक किया कैसे किया जाएगा, तो मतलब 20 की गलतियां तो आ गई ना, 20 यूनिट्स की गलतियां आ गई कि भाई 20 यूनिट कम बने हैं। अब ये 20 यूनिट कम क्यों बने हैं ना, इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा इन डेविएशंस को, वो 2 पॉइंट है। एक तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, मतलब ये 20 की गलतियां थी तो इन गलतियों के पीछे क्या क्या कारण थे, सिर्फ उन्हीं कारण को फोकस किया जाएगा जो क्या है, क्रिटिकल है और अर्जेंट है। यानी कि ये 20 यूनिट क्यों नहीं बने, शायद इसलिए नहीं बने कि कुछ लेबरर्स जो थे वो इमीडिएटली छुट्टी पे चले गए, या उनको ट्रेनिंग नहीं थी, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। जैसे एग्जांपल दे रखी है कि 5% इंक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इज मोर हार्मफुल देन 10% इंक्रीज इन पोस्टल चार्जेस। तो मतलब कंपनी ने बेसिकली क्या देखा कि भाई उनकी ना जो खर्चा था वो 15% से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कितने परसेंट से इंक्रीज हो गया, 15% से इंक्रीज हो गया। तो मतलब ये डेविएशन थी कि नहीं थी, गलती थी, क्योंकि कंपनी ने बोला था कि हमारा खर्चा 80% तक रहना चाहिए, बट खर्चा कितना हो गया, 95% हो गया, यानी कि 15% बढ़ गया। तो अब इसको क्रिटिकली एनालाइज, देखो इसको क्या, इस डेविएशन को दूर तो करना है। तो इस डेविएशन को दूर करने के लिए 2 टेक्निक्स हैं।
पहली टेक्निक क्या थी? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। तो मतलब इस 15% खर्चे को प्रॉपरली अब खोल के देखा जाएगा कि भाई इसमें मेजरली कौन से खर्चे थे, तो सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस किया जाएगा ना, जो क्या है बहुत क्रिटिकल है और अर्जेंट है, मतलब जो आगे को भी क्या करेंगे, कंपनी को नुकसान करेंगे। जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो है वो कितने बढ़ गए? 5%। तो इससे कंपनी क्या बोलेगी कि भाई एडवर्टाइजमेंट इतनी ज्यादा करनी पड़ रही है तो कल को तो और करनी पड़ेगी, शायद और नुकसान हो सकता है ना। तो ये ज्यादा नुकसानदायक है एज कंपेयर टू पोस्टल चार्जेस, मतलब पोस्ट ऑफिस के चार्जेस को, क्योंकि देखो पोस्टल चार्जेस के ऊपर कंट्रोल है कंपनी का? नहीं है, क्योंकि पोस्टल चार्जेस तो सरकार ने इंक्रीज करे और कंपनी को पोस्टें भेजनी पड़ेंगी। बट मेजरली किसके ऊपर इंपैक्ट है? 5% इंक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। या ऐसे हम बोले कि कंपनी बोले कि भाई कंपनी का जो एक्सपेंस था वो 20% बढ़ गया, जिसमें से जो 18% एक्सपेंस इसलिए बढ़े क्योंकि लेबर की क्या थी? शॉर्टेज थी। तो कंपनी बोलेगी इस चीज को तो बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। और 2% क्यों बढ़े? शायद सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी का रेट क्या कर दिया था? बढ़ा दिया था। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या है इस डेविएशन के अंदर? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या है आपका? है 18% का लेबर शॉर्टेज। तो कल को भी शॉर्टेज तंग करेगी, कल को भी दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो बेसिकली एनालाइजिंग डेविएशन के अंदर आपने क्या देखा कि कंपनी दो पार्ट्स में अपनी डेविएशन को बांट देगी, गलतियों को बांट देगी, कि जिनको अर्जेंटली केयर करना है और जिनको अर्जेंटली केयर नहीं करना। और जिनको केयर, अच्छा जब वो डेविएशन आ गई तो उस डेविएशन का कारण क्या था उसको, और वो कैसे ठीक होगी, उसके लिए दो टेक्निक्स है कंपनी के पास। पहली क्या है? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। तो कंपनी उस डेविएशन को क्रिटिकली एनालाइज करेगी और मेन उसके अंदर चीजें ढूंढेगी कि भाई ये 20% कॉस्ट बढ़ी है तो क्यों बढ़ी है। तो सिर्फ उन्हीं चीजों के ऊपर फोकस किया जाएगा जिस चीज का इंपैक्ट ज्यादा है, जो क्रिटिकल है और जो क्या है बहुत ज्यादा अर्जेंट है। जो चीज क्रिटिकल नहीं है या जो चीज अर्जेंट नहीं है उसको कंपनी क्या करेगी? इग्नोर करेगी कि भाई हाल फिलहाल ये 20% की जो कॉस्ट बढ़ी है ना, इसका जो मेजर कारण था या क्रिटिकल कारण था वो क्या था? 18% का जो लेबर शॉर्टेज था वो कारण था। वो 2% को कंपनी क्या कर देगी? इग्नोर, बिकॉज उसके ऊपर कंपनी का कोई जोर नहीं, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। तो ये तो थी एक क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। और दूसरी टेक्निक कंपनी फॉलो करेगी मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसका मतलब क्या है कि कंपनी कुछ चीजों को इग्नोर करेगी। देखो इग्नोर उसमें भी किया जाता था, उसमें इग्नोर नहीं करती थी, उसमें सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में सिर्फ उन्हीं चीजों को पकड़ती थी जिसका क्या था? जो बहुत ज्यादा मेजरली इंपैक्ट करेंगे कंपनी के ऊपर। तो बाकियों को इग्नोर नहीं करते थे, बाकियों को देखेंगे बट बाद में देखेंगे। लेकिन मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब क्या है? कंपनी ने बोला कि सिर्फ उन्हीं इंपॉर्टेंट डेविएशन को देखेंगे जो एक परमिसिबल लिमिट के क्या है? ऊपर है, उन्हीं को नोटिस में लाएंगे। और जो परमिसिबल लिमिट मतलब क्या होता है कि कंपनी ने बोल रखा था कि भाई ठीक है 5% की कॉस्ट बढ़ी, कंपनी ने बोला कि 20% जो थी कंपनी की वो क्या इंक्रीज हो गया? लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो गई, या कंपनी का जो प्रोडक्ट बनाने का खर्चा था ना वो कंपनी का 20% बढ़ गया। तो कंपनी ने बोला कि ठीक है भाई, हमने सोच रखा था कि अगर 5% तक खर्चा बढ़ेगा ना तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट 5% से ज्यादा बढ़ेगा तब उसको क्या करेंगे? इग्नोर नहीं कर सकते। या जो ये 20% खर्चा बढ़ा है ये क्यों बढ़ा है? तो ये बढ़ा है बिकॉज पेट्रोल के एक्सपेंसेस क्या हो गया? बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो पेट्रोल के एक्सपेंसेस के लिए 2% तक की लिमिट थी कि ठीक है बढ़ गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनको इग्नोर करेंगे। पर 2% से ज्यादा हो गए तो कंपनी बोलेगी हमें क्या करना पड़ेगा? ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है क्योंकि कंपनी ने इसके लिए एक फेमस लाइन भी है कि एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट इन कंट्रोलिंग नथिंग। क्योंकि अगर कंपनी देखेगी कि 20% कॉस्ट बढ़ी है, क्यों बढ़ी है? शायद पेट्रोल के एक्सपेंसेस बढ़ गए, लेबर की वेजेस बढ़ गई, ठीक है ना, और मतलब इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई, हर चीजों को कंपनी कंट्रोल करने लगी तो क्या कुछ कंट्रोल कर पाएगी? नहीं, क्योंकि कुछ चीजें उसके कंट्रोल में है, कुछ चीजें उसके क्या है? बाहर है। तो क्या किया जाता है? कुछ एक्सेप्शंस रखी जाती हैं कि भाई इतने परसेंटेज अगर ये चीज बढ़ेगी, बिकॉज सबको पता है पेट्रोल के प्राइसेस हैं या इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस हैं या प्रोडक्ट के किसी भी रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं, वो महंगाई इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ेंगे। तो 3%, 4% या 6% तक कंपनी ने बोला कि इट इज अ परमिसिबल। बट अगर 6% से ज्यादा बढ़ रहे हैं तब हमें उसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। तो दैट 6% इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। कि सबसे पहले डेविएशन हमें पता चली, डेविएशन क्या पता चली कि भाई कितने परसेंट कॉस्ट बढ़ रही है? कॉस्ट बढ़ रही है 20%। तो फिर हमने देखा कि इसका बढ़ने का कारण क्या था? तो 4 चीजें कारण थी, पेट्रोल था, इलेक्ट्रिसिटी थी, ठीक है ना, रेंट था और शायद लेबर का एक्सपेंस था। तो कंपनी ने सबकी लिमिट लगा दी थी कि भाई इतने इतने परसेंट तक कोई भी नहीं बोलेंगे, पर इससे ज्यादा बढ़ गए तो सबको क्या किया जाएगा? केयर किया जाएगा। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। बट क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में आप क्या देखोगे? सिर्फ और सिर्फ मेन फोकस देखोगे कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है,
किससे ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, जो अर्जेंटली देखने की जरूरत है, शायद लेबर को देखने की जरूरत है, क्योंकि ये अभी हमारे क्या है, बस में है। वो चीजें, बाकी चीजें जो है कंपनी के हाथ में नहीं थी। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में कुछ एक्सेप्शंस क्या कर दी जाएंगी, कंपनी के द्वारा लगा दी जाएंगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल 25 डिफेक्टिव आउटपुट मे बी कंसीडर एक्सेप्टेबल और इनसिग्निफिकेंट। मतलब कंपनी ने बोला कि अगर ठीक है कि 25 यूनिट्स तक डिफेक्टिव निकलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इफ इट गोज अप टू 5%, बट अगर ये 5 टोटल प्रोडक्शन का 5% से ज्यादा हो गया, तो कंपनी इसको क्या करेगी, अर्जेंट अटेंशन देगी और रीजन फाइंड आउट किए जाएंगे। ठीक है ना। तो दो बेसिकली देखो, एनालाइज डेविएशन, गलतियां फाइंड आउट करी, और गलतियां हमने दो पार्ट्स में क्या कर दी, बांट दी कि भाई किसको अर्जेंटली देखना है, किसको नहीं देखना। तो जो चीजें अर्जेंटली देखनी है, जो टॉप मैनेजमेंट के नोटिस में लानी है, तो टॉप मैनेजमेंट बेसिकली दो तरीकों से क्या करेगी, काम करेगी, या उन गलतियों को भी आगे हम क्या करेंगे और अच्छे से एनालाइज करेंगे। तो दो तरीके हैं हमारे पास, दो टेक्निक्स हैं ताकि उन गलतियों को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। पहली तो क्या होगी हमारे पास, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, और दूसरा क्या होगा, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में क्या कोई लिमिट रखी, नहीं, सिर्फ उन्हीं चीजों को पकड़ेंगे जिससे ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है। जिस चीजों से ज्यादा इंपैक्ट नहीं आ रहा उनको क्या कर देंगे, साइड पे रख देंगे, उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। बट मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या था, चाहे कोई चीज क्रिटिकल है चाहे कोई नहीं है, सबकी एक लिमिट सेट करती कि इस लिमिट तक तो ठीक है, बट अगर इस लिमिट के बाहर होगा तो अर्जेंटली उसको ध्यान में लाएंगे। चलो, तो कॉजेज ऑफ डेविएशन क्या थे, कारण क्या थे, मशीनरी में गलती, स्टाफ की कमी, रिसोर्सेज कम हो गए, लेबर टर्नओवर बढ़ गया, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसका फायदा क्या है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का, आपका टाइम बचेगा, टाइम और एनर्जी की वेस्टेज नहीं होगी। ठीक है ना। आप क्रिटिकल और सिंपल प्रॉब्लम के बीच में क्या कर पाओगे, डिफरेंट फाइंड आउट कर पाओगे। बिकॉज सोच के देखो, अगर 2% या 3% पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गई, फिर भी आपने लिमिट, आप फिर भी सोचने पे लगे हुए हो कि भाई 2% कॉस्ट क्यों बढ़ गई, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या कंपनी की जो हर साल खर्चा है वो 2% बढ़ रहा है, तो कंपनी सोचने में लग जाए कि भाई 2% खर्चा बढ़ रहा है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कंट्रोल किया जाए। तो क्या कंपनी फ्यूचर में कुछ कंट्रोल कर पाएगी, नहीं, क्योंकि एक एक चीज को तो पकड़, क्योंकि महंगाई हो रही है, हर चीज बढ़ेगी, तो कैसे उसके अल्टरनेटिव ढूंढेगी। बट अगर वो एक लिमिट से बाहर जा रहा है जिससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट आ रहा है, तो उसको कंट्रोल किया जाए। चलो, अच्छा, अब गलतियों निकालनी और गलतियों को क्रिटिकली एनालाइज भी कर लिया, तो करेक्टिव मेजर लिए जाएंगे कि अगर डेविएशन जो एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर है तो उनको छोड़ दिया जाएगा, बट अगर बाहर है तो क्या किया जाएगा, इंपॉर्टेंट एरिया, तो उनको मैनेजरियल एक्शन दिया जाएगा। मतलब मैनेजमेंट आके चेक करेगी पेट्रोल, क्या फ्यूचर में कोई गलती ना हो। अभी तो जो होना था वो हो गया, बट फ्यूचर के लिए तो क्या किया जाएगा ना, कि स्टैंडर्ड तैयार किए जाए, अगली बार के हिसाब से देखा जाए कि भाई पेट्रोल का अल्टरनेटिव ढूंढो, या इतने इंप्लॉइज ने काम नहीं किया, नए इंप्लॉइज लेकर आओ, इनको निकालो, कुछ भी करो। ठीक है ना। तो अगर परमिसिबल लिमिट तक है तो ठीक है, बट करेक्टिव मेजर लिए जाएंगे। कब लिए जाएंगे, जब वो चीज परमिसिबल लिमिट से बाहर हो चुकी, मतलब कंपनी ने बोल दिया कि भाई ये डेविएशन एक्सेप्शन से बाहर है, या ये क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, फीडबैक इन कंट्रोल। देखो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। करेक्टिव मेजर लेने के बाद फीडबैक, फीडबैक किसको बताना पड़ेगा, टॉप मैनेजमेंट को, कि सर इस बार ये परेशानी आई थी और ऐसे ऐसे हमने इसको सॉल्यूशन किया, ताकि अगली बार जो स्टैंडर्ड सेट होना वो इसको ध्यान में रख के हो। तो कंट्रोलिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग, कि अगली बार के जो प्लान बना रहे हैं वो इसको देख कर बनाए जा रहे हैं। तो ये था हमारे पास कंट्रोलिंग प्रोसेस। चलो, अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। की प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में देखो क्या रिलेशन है, बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक। दोनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट भी है और लिंक्ड भी है। कैसे, देखो, विदाउट प्लानिंग मेजर परफॉर्मेंस इज नॉट पॉसिबल। प्लानिंग इज अ यार्डस्टिक टू चेक इज गिवन बाय प्लानिंग टू कंट्रोल। देखो, बिना प्लानिंग के क्या आप कंट्रोलिंग कर सकते हो, नहीं। अगर आपके पास कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है तो अब आप कंट्रोल कैसे कर पाओगे। आप किसके ऊपर डिपेंडेंट हो, आप डिपेंडेंट हो प्लानिंग के ऊपर, स्टैंडर्ड, क्योंकि स्टैंडर्ड तो सेट प्लानिंग के अंदर ही हुए ना। उसी हिसाब से आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करके ये बताया कि आप ये परफॉर्मेंस सही कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। तो बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड। इंटरडिपेंडेंट भी है और इंटरलिंक्ड भी है। इंटरलिंक्ड तो आपने देख लिया, ठीक है ना। इंटरलिंक्ड कैसे है भाई, कि कंट्रोल, प्लानिंग होगी कंट्रोलिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और डिपेंडेंट क्यों है, बिकॉज प्लान ऑन पेपर विल बी मॉनिटर और एग्जीक्यूट इन कंट्रोलिंग। डिपेंडेंट कैसे है, कि भाई डिपेंडेंट बेसिकली ऐसे है कि जब आप एक स्टैंडर्ड सेट करोगे ना, उस स्टैंडर्ड को मेजर करने के लिए, आपको चेक करने के लिए क्या ये स्टैंडर्ड सही है या गलत है, आपको कंट्रोलिंग करनी ही करनी पड़ेगी। और अगर आप कंट्रोलिंग नहीं करोगे तो आपकी प्लानिंग भी क्या है, बेकार है। तो कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड। अच्छा, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, कि दोनों ही क्या है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग।
अब बैकवर्ड लुकिंग का मतलब क्या हो गया कि दोनों का मतलब पीछे देखना भी है और दोनों का मतलब फॉरवर्ड लुकिंग भी है। तो कंट्रोलिंग क्या है, बैकवर्ड लुकिंग एक्टिविटी है, क्योंकि ये पास्ट एक्टिविटी को देखते हैं एंटरप्राइजेस की, क्या पास्ट में क्या प्लान बनाया और उस हिसाब से फ्यूचर में उसको कैसे हम ठीक करेंगे, है ना। तो प्लानिंग क्या है, कंट्रोलिंग क्या है, बैकवर्ड लुकिंग है, और प्लानिंग क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग है। फ्यूचर के लिए प्लान बनाती है कि फ्यूचर के अंदर हमने कैसे काम करना है, फ्यूचर का रास्ता कैसा होगा, ठीक है ना। अच्छा, बट जो प्लानिंग है ना, जो प्लान्स बनाए वो प्लान कैसे बनाए थे, वो तो हमने पास्ट को देखकर ही बनाए थे ना, पास्ट की गलतियों को ही देखकर बनाए थे ना। तो इट शुड बी अंडरस्टैंड दैट प्लानिंग इज गाइडेड बाय पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब पास्ट को देखकर ही हमने प्लान बनाए थे ना। तो मान लो पिछले साल कंट्रोलिंग हुई, उससे जो गलतियां हुई, तो जब प्लान बनाया आपने, या प्लान फ्यूचर को देखकर, हाँ फ्यूचर के लिए बनाए, बट बनाए किस हिसाब से, बैकवर्ड लुकिंग कर कर, कंट्रोलिंग पिछले साल की गलतियां देखकर उसके हिसाब से, तो बैकवर्ड लुकिंग भी आपने करी। और करेक्टिव एक्शन इनिशिएटेड बाय कंट्रोल फंक्शन एम टू इंप्रूव द फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो ठीक है ना। और जो कंट्रोलिंग होती है वो भी क्या होती है, फॉरवर्ड लुकिंग। कैसे, क्यों, क्योंकि वो फ्यूचर के लिए क्या बनाएगी, आपके प्लान्स देगी कि भाई आपको ये गलतियां क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग बोथ आर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। अच्छा, प्लानिंग इज पर्सपेक्टिव वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएट। प्लानिंग क्या करती है, एक पर्सपेक्टिव सेट करती है कि फ्यूचर में आप क्या करोगे, बट कंट्रोलिंग इवैल्यूएट करती है क्या सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो प्लानिंग इज पर्सपेक्टिव, कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। तो इसकी कुछ केस स्टडीज है हमारे पास। तो पहली केस स्टडी हमारे पास है, द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ टेस्ला लिमिटेड फाइंड आउट दैट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल per unit is increased by 8 and there is also an increase in the courier charges by 2। मतलब 8 रुपए क्या बढ़ गया, रॉ मटेरियल भी बढ़ गया और करियर चार्जेस भी कितने बढ़ गए, 2। द प्रोडक्शन मैनेजर डिसाइडेड टू फोकस ऑन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या बोला कि भाई सिर्फ हम मेन इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, और वो किसका फोकस कर रहे हैं, रॉ मटेरियल की कॉस्ट को। तो ये कोरियर चार्जेस को क्या किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। तो ये किस तरीके की डेविएशन कंट्रोलिंग की टेक्निक फॉलो की जा रही है, ये की जा रही है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में हम क्या करते थे, हम सिर्फ ये देखते थे कि कितना इंपॉर्टेंट है वो कंपनी के लिए जो डेविएशन है, और उसी को हम क्या करते थे, ध्यान में रखते थे। जो अनइंपॉर्टेंट चीज होती थी उसको ध्यान में रखते थे नहीं। बट अगर इसी क्वेश्चन में अंदर कंपनी ये बोलती कि जो 8 रुपए क्या हुआ, रॉ मटेरियल बढ़ गया, बट कंपनी ने एक लिमिट रखी हुई थी कि अगर 5 रुपए तक बढ़ेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 के बाद बढ़ेगा फिर उसको अर्जेंट केयर किया जाएगा। तो अब तब ये क्या होता, तब ये होता मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। बट अब ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, बिकॉज दोनों में से सिर्फ कंपनी ने मेन इंपॉर्टेंट चीज को ही पकड़ा। चलो नेक्स्ट है हमारे पास, डिलीशियस टोस्ट बेकरीज आर फेमस फॉर इट्स टेस्टी बिस्कुट, केक्स, टोस्ट, बन्स एक्सेट्रा। The owner of the bakery was worried because the sales has declined below set target of 15%। ऑनर किसके लिए वरीड था, ऑनर वरीड था कि भाई जो उसके सेट टारगेट्स थे ना, वो जो सेल्स है उससे 15% क्या है, कम है। तो कौन सा स्टेप उन्होंने किया, उन्होंने कंपेयर ही किया होगा, तभी तो पता चला कि उनको 15% उनके टारगेट्स क्या है, कम है। टारगेट्स बना लिए थे, एक्चुअल परफॉर्मेंस भी मेजरमेंट करी, बट जब कंपैरिजन किया ना फिर पता चला, फिर डेविएशन फाइंड आउट हुई। तो ये कौन सा स्टेप था, कंपैरिजन। क्योंकि डेविएशन किस में फाइंड आउट होती है, डेविएशन फाइंड आउट होती है कंपैरिजन जब आप करोगे, और उसके बाद उनको या तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल या मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन से ठीक करोगे। चलो, यू आर द मैनेजर ऑफ एनएफएल पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, इट इज रिपोर्टेड टू यू दैट पोस्टल एक्सपेंसेस हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 10% ओवर स्टैंडर्ड रेट एंड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हैज इंक्रीज्ड बाय 2%। विच ऑफ द टू डिविजन विल मोर क्रिटिकल टू यू। देखो कौन सी ज्यादा क्रिटिकल होगी, अभी भी इन्होंने कोई लिमिट नहीं दी है, क्रिटिकल कौन सी होगी, क्रिटिकल तो कौन सी होगी, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ गया ना, यही होगी, क्योंकि पोस्टल एक्सपेंस तो उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये बढ़ गए कितने परसेंट से, 2% से। तो ये किस टाइप का कंट्रोल हम देख रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, कि भाई हम सिर्फ मेजर चीजों के ऊपर ही क्या करेंगे, इंपैक्ट करें। तो ये थी हमारे पास कुछ इसकी केस स्टडी। तो इसका पार्ट 1 मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, और पार्ट 2 ये है, ये हमारा कंट्रोलिंग चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इससे पहले जो डायरेक्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, उन सब की वीडियोस आ चुकी हैं, आप उसको जाकर देख सकते हो चैनल के अंदर। थैंक यू।